आप सभी का तेज सिविल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारे जो क्यूबिट चैलेंज चल रहे हैं, क्यूबिट डे चल रहे हैं, आज उसका अपना डे कौन सा है? आज उसका डे है डे 23 है, 23वां दिन है। और उसके अंदर आज का हमारा विषय है भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंदर आज के हमारे टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत में कला और वस्तु, प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास है वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल का। और मध्यकाल में जो कला और वास्तु, चित्रकला और जो संगीत का विकास हुआ है उससे संबंधित जो हमारे प्रश्न है उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं? चर्चा। पहला प्रश्न क्या है अपना कि धौलावीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट पहला है कि धौलावीरा से लकड़ी के तख्ते पर जिप्सम से लिखे 12 विशाल अक्षरों वाला एक नामपट प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। 12 अक्षरों का नहीं है, 17 अक्षरों का है। कितने अक्षरों का है? 17 अक्षरों का है। हम पढ़ते हैं कि धौलावीरा से हमें एक साइन बोर्ड मिलता है। क्या मिलता है? साइन बोर्ड मिलता है। इसके ऊपर 17 अक्षर उससे कुछ लिखा हुआ है, 17 अक्षरों से इसके ऊपर कुछ अंकित है। कौन सी लिपि के अंदर लिखा हुआ है? सैंधव लिपि के अंदर लिखा हुआ है। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? सैंधव लिपि के अंदर लिखा हुआ है। और कितने अक्षरों के अंदर है? 17 अक्षरों के अंदर है। तो हमारा पहला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा, यहां से पॉलिशदार श्वेत पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है। बिल्कुल हुआ है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पत्थरों पर पॉलिश का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता है। बिल्कुल सही। अगर हमें पूछे कि पत्थरों के ऊपर पॉलिश का प्राचीनतम जो साक्ष्य है या जो प्रमाण है वो हमें कहां से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है, तो ये हमारा सही है। बाकी जो हमें साइन बोर्ड मिलता है उसके ऊपर 12 अक्षर नहीं है। कितने अक्षर है? 17 अक्षरों से कुछ अंकित है। और कौन सी लिपि के अंदर है? सैंधव लिपि के अंदर है। और अगर हम धौलावीरा की बात करें तो हमारा धौलावीरा कहां पर पड़ता है? धौलावीरा कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, कच्छ के अंदर। कच्छ गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है। उत्खनन किसने किया था? 1968। उत्खनन की खोज इसकी किसने की थी? 1968 के अंदर जगपति जोशी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। जगपति जोशी ने क्या की थी? खोज की थी। उत्खनन किसने किया था? उत्खनन किया था आर एस बिष्ट ने क्या किया था इसका? इनके नेतृत्व के अंदर क्या किया गया था? यहाँ पर उत्खनन किया था। एक बात आपको याद रखनी कि जो धौलावीरा है जुलाई 2021 के अंदर, कब? जुलाई 2021 के अंदर ये हमारे भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया है यूनेस्को। तो हमारे भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? धौलावीरा। अच्छा, भारत का पहला अपना जो विश्व धरोहर स्थल था वो कौन सा स्थान था? वो था अपने अजंता की गुफाएं। पहला विश्व धरोहर स्थल अपना कौन सा था? अजंता की गुफाएं। और जो अपना धौलावीरा है इसको कब शामिल किया गया है? जुलाई 2021 के अंदर किया गया है। और ये अपने भारत का 40वां है जो विश्व धरोहर स्थल के अंदर क्या किया गया? शामिल किया गया। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? और हमें यहाँ से जलाशय प्राप्त होते हैं, टेराकोटा के बर्तन प्राप्त होते हैं। और हमें यहाँ से ऐसे भी कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इनका जो व्यापारिक संबंध है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ भी था। कौन सी सभ्यता के साथ है इनका व्यापारिक संबंध? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ क्या था इनका? व्यापारिक संबंध। और हमें यहां से क्या क्या मिलता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, और यहां से दो गोलाकार संरचनाएं प्राप्त होती है। क्या होती है? दो गोलाकार संरचनाएं प्राप्त होती है। यहाँ के उत्खननकर्ताओं को दो गोलाकार संरचनाएं प्राप्त हुई है। उनको इन्होंने क्या बोला है? उन्होंने इनको बोला है खगोलीय पर्यवेक्षणशाला। क्या बोला है? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला। ये भी हमें कहां से प्राप्त होती है? धौलावीरा से होती है। धौलावीरा का जो मध्य का क्षेत्र है, ये जो धौलावीरा सभ्यता थी, इसके जो बीच का क्षेत्र है ये प्राचीर युक्त है। कैसा है? प्राचीर युक्त क्षेत्र है। प्राचीर बनी हुई यहाँ पर, प्राचीर युक्त क्षेत्र है। यहां पर क्या है? इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है मध्यमा। मध्यमा भी बोला जाता है और मध्य नगर बोला जाता है। इतिहासकारों का और उत्खननकर्ताओं का मानना है कि जो ये क्षेत्र है ये शासक वर्ग के लोगों से संबंधित था। यहाँ पर जो समय के प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे संबंधित था। यहाँ पर कौन लोग रहा करते थे? प्रशासनिक या शासक वर्ग से संबंधित जो लोग थे वो यहाँ पर रहा करते थे।
अपने हड़प्पा की किसी भी साइट के अंदर जो मध्यमा है या जो मध्य नगर है, ये सिर्फ हमें कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से प्राप्त होता है। और हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध मिलते हैं, और हमें यहाँ से 2 गोलाकार संरचनाएं मिलती है, जिनको उत्खननकर्ताओं ने क्या नाम दिया है? खगोलीय पर्यवेक्षणशाला। इसका उत्खनन, इसकी खोज है वो कब की गई? 1968 के अंदर जगपति जोशी द्वारा इसकी खोज की गई। इसका उत्खनन है वो किसके नेतृत्व के अंदर किया गया था? RS बिष्ट के नेतृत्व के अंदर किया गया था। और कहां पर है ये? गुजरात के कच्छ के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर के संबंध में असत्य कथनों का चयन करना है। पहली बात तो हमें पशुपतिनाथ की मोहर कहां से मिलती है, ये प्रश्न में ही पता चल गया। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है? असत्य कथन देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि इस मोहर पर एक त्रिमुखी पुरुष आकृति का अंकन है। बिल्कुल है। ये जो मोहर मिली है, इसके ऊपर एक शख्स है जो विराजे हुए योग आसन या पद्मासन के अंदर विराजे हुए। किसके अंदर विराजे हुए? पद्मासन के अंदर विराजे हुए। इनके सर के ऊपर एक मुकुट बना हुआ है। आप अगर गूगल करके देखना एक बार, एक मुकुट एक बना हुआ है जिसके ऊपर 3 सींग है, इसलिए अपना क्या ये त्रिमुखी आकृति का अंकन है। सही है। इस मोहर पर कुल 6 प्रकार के पशुओं का अंकन है? नहीं, कुल 5 प्रकार के पशु थे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के जो कुल पशु थे वो कितने थे? 6 थे। ठीक है, कौन कौन से थे? हाथी था, ठीक है, बाघ था, भैंस थी, बारहसिंगा अपना जो हिरण था। ये 5 प्रकार के अपने क्या थे? पशु थे। ठीक है, तो 6 प्रकार के नहीं थे, 5 प्रकार के थे। जॉन मार्शल ने इसे आद्य सेवा या रुद्र सेवा कहा है। बिल्कुल कहा है, ये सही है। और इस प्रकार की मुद्राओं का जो कालक्रम है 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व है। बिल्कुल, ये भी हमारा सही है। तो इसके अंदर अपना गलत कौन सा हो गया? 6 प्रकार की जो पशुओं ये अंकन है वो गलत है। कितने प्रकार के पशु थे टोटल? 5 प्रकार के पशु थे। ठीक है, और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, कहां पर पड़ता है मोहनजोदड़ो? भी वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का एक प्रांत है लरकाना। क्या है? लरकाना, वहां पर है ये। किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित। किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधी शब्द है और उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, और इस मोहनजोदड़ो के पश्चिम के अंदर एक दुर्ग है, यहाँ पर टीला है। क्या है? दुर्ग या टीला है। कौन सी दिशा के अंदर है? पश्चिम के अंदर है। इसको हमने क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया स्तूप टीला। इसको हमने क्या नाम दिया? स्तूप टीला। और हमें यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से? यहाँ पर इसका उत्खनन किसने किया? खोज किसने की है? 1922 के अंदर राखाल दास बनर्जी द्वारा इसकी क्या की गई? खोज की गई। कब की गई? 1922 के अंदर। और किसने खोज की है? राखाल दास बनर्जी ने की है। ठीक है, और हमें यहां से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है? एक तो हमें विशाल स्नानागार प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या मिलता है? विशाल अन्नागार प्राप्त होता है। ठीक है, और हमें यहां से क्या क्या चीजें मिलती है? कांसे से एक मूर्ति बनी हुई, नर्तकी की मूर्ति है। तो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति हमें मिलती है। और क्या मिलता है? दाढ़ी वाले बाबा की एक मूर्ति मिलती है। दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति मिलती है। और हमने अभी पढ़ा ही था कि हमें क्या पशुपतिनाथ की जो मोहर है वो भी कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी, सबसे ज्यादा जो मोहर है वो हमें कहां से मिलती है? सर्वाधिक जो मोहर है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। सर्वाधिक मोहर हमें कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। एक और चीज याद रखनी कि हर घर से कुएं, हर घर से कुओं के जो साक्ष्य है वो भी हमें कहां से प्राप्त हुए? वो भी हमें मोहनजोदड़ो से हुए। तो मोहनजोदड़ो हमारा कहां पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, लरकाना प्रांत के अंदर पड़ता है। किस नदी के किनारे पर पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे पर ऊपर स्थित है। इसकी जो खोज है वो किसने की थी? 1922 के अंदर राखाल दास बनर्जी द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है?
एक तो पश्चिम के अंदर एक इनका दुर्ग है या टीला है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्तूप टीला। और हमें यहाँ से विशाल स्नानागार मिलते हैं, विशाल अन्नागार मिलते हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त होती है, सर्वाधिक मोहर हमें यहाँ से प्राप्त होती है, हर घर से कुएं के साक्ष्य वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, दाढ़ी वाले बाबा की जो मूर्ति है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक है, धौलावीरा का जो है उसकी खोज किसने की थी, 1968 के अंदर जगपति जोशी द्वारा उसकी खोज की गई थी, और उसका उत्खनन है वो किसने किया था, आर.एस. बिष्ट ने। और वो हमारे भारत का कौन सा धरोहर स्थल है, 40वां धरोहर स्थल। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना, वीणा वादक एवं व्याघ्र निहंता सिक्के का संबंध निम्न में से किस गुप्त शासक से। दो सिक्कों के नाम है वीणा वादक और व्याघ्र निहंता। राजा हुआ करते थे, सिक्के प्रचलित किया करते थे, सिक्के चलाया करते थे वो, तो दो सिक्के चलाए थे, वो किस राजा से संबंधित है वो हमें बताना। हमारा ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से संबंधित। समुद्रगुप्त को संगीत बहुत ज्यादा प्रिय था, विद्या अनुरागी थे, इनके दरबार के अंदर के विद्वान कवि जो थे वो हुआ करते थे। ठीक है, और संगीत से इन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर राणा कुंभा है, उनकी जो तुलना है कई इतिहासकार समुद्रगुप्त से किया करते हैं, क्योंकि कुंभा के और जो समुद्रगुप्त के विजय अभियान थे उनके संबंध में इन दोनों को जो वीणा बजाना था उसके संबंध के अंदर कुंभा के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने राणा कुंभा को वीणा बजाना बहुत अति प्रिय था, इसलिए उनकी एक उपाधि थी वीणा वादन प्रवीण। वैसे ही तो वीणा वादन जो वीणा बजाने का शौक किसको था, हमारे समुद्रगुप्त को था, तो उन्होंने सिक्के भी चलाए थे, वीणा वादक, व्याघ्र निहंता, गरुड़ आदि सिक्के भी चलाए थे। तो इनका संबंध है वो हमारे किससे, समुद्रगुप्त से। और समुद्रगुप्त की हम बात करें, गुप्त शासक थे, और इनका जो शासन काल है वो है 350 से 375 ईस्वी। ठीक है, समुद्रगुप्त को हमने राजस्थान के अंदर पढ़ा था कि राजस्थान के दक्षिण के अंदर रुद्रदामन द्वितीय शक शासक थे, वो शासन कर रहे थे। उनको परास्त करके राजस्थान के ऊपर अधिकार किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त के काल के अंदर ही सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य का जो विस्तार हुआ था वो किस राजा के शासनकाल के अंदर हुआ था, समुद्रगुप्त के शासनकाल के अंदर हुआ था। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की जो सीमाएं थी उन सबको बढ़ा दिया था। इन्होंने समुद्रगुप्त ने उत्तर के 9 राजाओं को तथा दक्षिण के कितने राजाओं को हराया था, 12 राजाओं को हराया था। उन्होंने 2 नीतियां अपनाई थी दक्षिण के लिए, उन्होंने जो नीति अपनाई थी उसको हम बोलते हैं पृष्ठभोधरण। क्या बोलते हैं, पृष्ठभोधरण। दक्षिण के जो उत्तर के जो 9 राजाओं को हराया था इन्होंने, उनके लिए कौन सी नीति का पालन किया था इन्होंने, पृष्ठभोधरण। और दक्षिण के जो उन्होंने 12 राजाओं को हराया था, दक्षिण में कितने राजाओं को हराया था, 12 राजाओं को हराया था। और वहां पे जो उन्होंने नीति अप्लाई की थी उसको दक्षिणापंथ नीति कहते हैं। वैसे क्या कहते हैं, दक्षिणापथ नीति। इसकी 3 आधारशिलाएं थी। दक्षिणापथ जो नीति थी इसकी 3 आधारशिलाएं थी। क्या क्या थी, एक तो थी ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता था कि किसी भी राज्य को पहले तो वहां के ऊपर अटैक करके, विजय करके उस राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लेना। दूसरी जो थी ग्रहण के बाद मोक्ष, राजा को माफ कर देना। और जो तीसरा था वो था अनुग्रहण। अनुग्रहण का मतलब होता था कि राज्य उसको लौटा देना। हमें एक इलाहाबाद का अभिलेख मिलता है, समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख है वो, और इलाहाबाद के अभिलेख के अंदर ये लिखा हुआ कि समुद्रगुप्त ने कभी भी किसी राज्य को पूरी तरीके से या संपूर्ण रूप से खत्म नहीं किया था। क्या बना दिया था, उन सारे राज्यों को इन्होंने करदाता बना दिया था, टैक्स पेयर बना दिया था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने किसी भी राज्य को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। उसने उनको राजाओं को बोला कि शासन आप करो, अधीन शासन करो और टैक्स देते रहो। ठीक है, तो इन्होंने दक्षिण के अंदर जो दक्षिणापथ नीति अपनाई थी उसकी 3 आधारशिलाएं थी। वो कौन कौन सी थी, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रहण। और उन्होंने उत्तर के जो 9 राजाओं को हराया था वहां उन्होंने किस नीति का पालन किया था, वो थी पृष्ठभोधरण। दक्षिण के अंदर जब इन्होंने विजय अभियान किए थे तो उस समय इनके जो सेनापति थे वो थे वीरसेन। कौन थे इनके सेनापति, वो सेनापति थे वीरसेन। इन्होंने शक और कुषाणों को भी पराजित किया था। अच्छा, इन सारे जो समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान है इन सब की हमें जानकारी कहां से मिलती है, समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान है उन सब की हमें जानकारी कहां से मिलती है। इनके दरबार के अंदर एक विद्वान थे जिनका नाम था हरिशेन। क्या नाम था, हरिशेन। इन्होंने एक प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी थी इन्होंने, प्रशस्ति, प्रशंसा के अंदर। और उस प्रशस्ति का नाम था प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम था, प्रयाग प्रशस्ति। इसको प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं और हरिशेन काव्य प्रशस्ति भी बोलते हैं। हरिशेन किसके दरबार के अंदर थे, समुद्रगुप्त के दरबार के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर समुद्रगुप्त के जितने भी सामरिक अभियान है उसकी हमें जानकारी मिलती। समुद्रगुप्त के सामरिक अभियानों की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती।
प्रश्न अगर ये आए कि समुद्रगुप्त के सामरिक अभियानों की जो हमें जानकारी है वो किससे मिलती है, वो हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। किसने लिखा था? हरिशरण ने लिखा था। समुद्रगुप्त ने एक बहुत विद्वान थे जिनका नाम था वसुबंधु। क्या नाम था उनका? वसुबंधु। इनको भी इन्होंने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। वसुबंधु को भी संरक्षण दिया था। ठीक है। और अगर इनके बारे में हम बात करें, जो एक एरण का अभिलेख मिलता है हमें मध्य प्रदेश के अंदर से, एक एरण का अभिलेख मिलता है, उसके अंदर ये लिखा हुआ कि समुद्रगुप्त जब प्रसन्न हुआ करते थे तब वो कुबेर के समान थे, और जब वो क्रोधित या फिर रुष्ट हुआ करते थे तब वो यमराज के समान थे। अगर प्रश्न हमसे ये पूछा जाए कि किस राजा के संबंध में ये कहा गया है कि जब वो प्रसन्न हुआ करते हैं तब कुबेर के समान है, और जब वो रुष्ट है तब यमराज के समान है, किस राजा के संबंध में कहा गया है? समुद्रगुप्त के संबंध में कहा गया है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया। और इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उसके बारे में हमने क्या कर ली? बात कर ली। अगला प्रश्न क्या आपने? देवगढ़ एवं भीतरी गांव मंदिर से निम्न में से किस काल की धार्मिक एवं सांस्कृतिक अवस्था की क्या मिलती है हमें जानकारी? कौन कौन से? देवगढ़ और भीतरी गांव का जो मंदिर है वो हमारे ऑप्शन है प्राचीन वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर उत्तर वैदिक काल। गुप्त काल की हमें जानकारी मिलती है। कहां पर है ये मंदिर? कानपुर के अंदर है। कहां पर है? कानपुर के अंदर है। वैष्णव संबंधित मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। ठीक है। देवगढ़ के मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि ये लक्ष्मण से संबंधित मंदिर। कहा किसका मंदिर है? यहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है। ठीक है। और जो भीतरी गांव वाला मंदिर है वो किसका है? भगवान विष्णु का मंदिर है। हमारे एएसआई जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण, जिसकी स्थापना 1861 के अंदर की गई थी, और उनके जो महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम, वो एक बार कानपुर आए, और कानपुर आकर जब उन्होंने इस मंदिर को देखा तो इन मंदिर के जो प्रवेश द्वार है, इन मंदिरों का क्या है? जो प्रवेश द्वार है वो अर्धवृत्ताकार है। इन मंदिरों का प्रवेश द्वार कैसा है? अर्धवृत्ताकार है। आज जब इन्होंने इस मंदिर के प्रवेश द्वार को अर्धवृत्ताकार देखा तो उन्होंने इस मंदिर को एक उपाधि दी, और इस मंदिर को क्या उपाधि दी? हिंदू आर्क। तो अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि देवगढ़ एवं भीतरी गांव मंदिर को हिंदू आर्क किसने कहा है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस मंदिरों को हिंदू आर्क कहा है? तो अपने देवगढ़ और भीतरी गांव के जो मंदिर है उनको क्या बोला इन्होंने? हिंदू आर्क। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उदयगिरी की गुफा में हाथी गुफा अभिलेख है जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित है। बिल्कुल है, सही है हमारा। उदयगिरी में ही 2 मंजिला रानी गुफा है जिसमें सुंदर मूर्तियां विद्यमान है। बिल्कुल, ये भी सही। उदयगिरी के अंदर 2 ही नहीं बहुत सारी गुफाएं। ठीक है, 2 नहीं बहुत सारी गुफाएं, 18 गुफाएं मिली है। कितनी गुफाएं मिली है? 18 गुफाएं मिली है। और जैन साधुओं से संबंधित ये गुफा है। किससे संबंधित? जैन साधुओं से। प्रश्न ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि उदयगिरी की जो गुफा है वो किन से संबंधित है? नीचे ऑप्शन में पूछ सकते हैं, बौद्ध विद्वानों से, जैन मुनियों से, आजीविक संतों से। तो किससे संबंधित थी? जैन साधुओं से संबंधित थी। और इसके अंदर जो ये हाथी गुफा अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखा हुआ है। और अगर अभिलेख है तो किसी राजा ने लिखवाया होगा या फिर किसी राजा के शासनकाल के अंदर लिखा हुआ होगा। तो किस राजा के शासनकाल के अंदर लिखा हुआ है? कलिंग के एक राजा थे जिनका नाम था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। कहाँ के राजा थे? कलिंग के राजा थे। ठीक है। इनके जो विजय अभियान है, क्या है इनके जो विजय अभियान है इनकी हमें जानकारी है जो किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। ठीक है। और यहाँ से हमें 18 गुफाएं मिलती है, और जो किससे संबंधित है? जैन साधुओं से संबंधित है। और ये हमारे दोनों ही सही है, तो ए और बी दोनों ही सही। ठीक है। इसके अंदर और भी हमें गुफाएं मिलती है। ठीक है, गणेश गुफाएं मिलती है, छोटी हाथा गुफा मिलती है, रसोई गुफा मिलती है, बहुत सारी और भी गुफाएं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? मोढेरा का सूर्य मंदिर निम्न में से किस शैली में निर्मित है? कहाँ का मंदिर पूछा है? मोढेरा का पूछा है। और किस शैली के अंदर निर्मित है हमें वो बताना है। हमारा ऑप्शन मारू गुर्जर, खजुराहो, राज सिंह शैली या उड़ीसा शैली। मारू गुर्जर शैली के अंदर हमारे ये निर्मित है। ठीक है। मोढेरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। किस जिले के अंदर पड़ता है? मेहसाणा के अंदर। गुजरात के मेहसाणा जिले के अंदर पड़ता है। और इसका जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था सोलंकी शासक, सोलंकी राजा थे भीम सिंह प्रथम। किसने करवाया था इसका निर्माण? भीम सिंह प्रथम ने। कब करवाया था? 1026 ईस्वी में। 1026 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। और किस शैली के अंदर बना हुआ? अपना मारू गुर्जर शैली के अंदर ये निर्मित। ठीक है। और इस मंदिर के बारे में ये भी बोला जाता है कि सूर्य की जो पहली किरण पड़ती है वो पहली किरण गर्भगृह के अंदर पड़ती है। इसके लिए ये मंदिर क्या है? प्रसिद्ध है।
और भी ये भी कुछ संस्कृतियां चलती है कि जब महमूद गजनवी ने अटैक किया था, सोमेश्वर मंदिर के ऊपर अटैक किया था, उसको तोड़ दिया था, तब उन्होंने जाते हुए इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन भीम सिंह प्रथम की वजह से उसको सफलता नहीं मिली थी। तो इसी जीत की स्मृति के अंदर ही भीम सिंह ने इसका क्या किया था, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न क्या है अपना, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, हमारे ऑप्शन है हाथी, बाघ, गेंडा, गाय। हम अभी बात करके हैं पशुपतिनाथ की मोहरों में कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है, जहां पर पद्मासन और योगासन के अंदर पशुपतिनाथ जो विराजे हुए, ठीक है, और उनके आसपास 5 प्रकार के कुल 6 जीवों का, हमारे जानवरों का क्या मिलता है, हमें फोटो मिलते हैं। और किसका है जो नहीं है चित्रण? ऑप्शन है हाथी, बाघ, गेंडा या फिर गाय। गाय का नहीं है, अभी हमने बात की थी। किसका था? भैंस का। ठीक है, और किसका था? बारहसिंगा या फिर हिरण का। बारहसिंगा या फिर हिरण का। तो ये हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो कुल कितने प्रकार के जानवर थे? 5 प्रकार के। और जो हिरण थे ये कितने थे? 2। अगर आप मोर देखेंगे तो उनको जो पद्मासन के अंदर विराजे हुए, उनके पैरों के पास में जैसे हिरणों के 2 फोटो बने हुए, तो हिरणों के कितने फोटो है? 2 है। तो इसके अंदर अपने गाय नहीं थी, कौन थी? भैंस थी। बाकी हाथी, ये घोड़े हैं, ऊंट है, गाय है, इनके किसी भी मोरों के अंदर इनके जो फोटो है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है जिनके अंदर इनके नाम मिलते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस काल की ताम्रमेदी संस्कृति को अंतरिम रूप से गैरिक मृदभांड प्रकार की संस्कृति के रूप में पहचाना जाता है? सीधा सवाल यही है कि जो गैरिक मृदभांड प्रकार की संस्कृति है उसका जो संबंध है वो किस काल से? ठीक है, कौन सी संस्कृति? गैरिक मृदभांड प्रकार की जो संस्कृति है उनका संबंध हमारा किस काल से? हमारा ऑप्शन है उत्तर हड़प्पा काल, प्रागैतिहासिक काल, महाभारत काल या मौर्योत्तर या गुप्त काल। इसका जो संबंध है वो हमारे उत्तर हड़प्पा काल से। किससे? उत्तर हड़प्पा काल से। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है अपना 2600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व। गैरिक मृदभांड की जो हमारी संस्कृति है उसका संबंध किससे? उत्तर हड़प्पा काल से। और भी हम पढ़ते हैं चित्रित मृदभांड प्रकार की जो संस्कृति है उनका जो संबंध है वो हमारे किससे? वैदिक काल से, रामायण से है और महाभारत काल से। ठीक है, और हम एक और भी पढ़ते हैं कृष्ण लोहित संस्कृति। कौन सी? कृष्ण लोहित प्रकार के मृदभांड जो संस्कृति है। इस प्रकार की जो संस्कृति है इसका जो हमें कहां से मिलते हैं? इनके साक्ष्य अंतर्जी खेड़ा से। किस जगह से मिलते हैं? अंतर्जी खेड़ा से। ये कृष्ण लोहित शब्द वही है जिसका उल्लेख हम कहां पढ़ते हैं? अथर्ववेद के अंदर। अथर्ववेद के अंदर उल्लेखित कृष्ण लोहित मृदभांड प्रकार की जो संस्कृति है उसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? अंतर्जी खेड़ा से मिलते हैं। ठीक है, और गैरिक मृदभांड प्रकार की संस्कृति उत्तर हड़प्पा काल की है। इनका टाइम पीरियड 2600 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व के आसपास का था। और इनके जो स्थल है उनको खोजे किसने थे? बीबी लाल ने। किसने खोजे थे? बीबी लाल ने खोले। एक तो आपके बदायूं के अंदर खोजा था और एक खोजा था अपने बिजनौर के अंदर। बदायूं और बिजनौर के अंदर हमें गैरिक मृदभांड प्रकार की जो संस्कृति के स्थल है वो प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है? युक्ति कल्पतरु। किससे संबंधित है? नौका शास्त्र से संबंधित है। और किस राजा ने इसको लिखा था वो हमें बताना है। ठीक है, राजा भोज, भास्कराचार्य, बाणभट्ट या फिर पाणिनि। राजा भोज ने इसको लिखा था। ठीक है, क्या किसने लिखा था? राजा भोज ने लिखा था। राजा भोज कहाँ के अपने राजा थे? राजा भोज अपने थे धारानगरी के। धारानगरी को इन्होंने क्या बनाई थी? अपनी राजधानी बनाई थी। और इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। वो अपने इनका क्या था? टाइम पीरियड था। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था युक्ति कल्पतरु। किससे संबंधित है? जहाज निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है अपना? युक्ति कल्पतरु जो अपना ग्रंथ है किससे संबंधित है? जहाज निर्माण से संबंधित है। एक जहाज के निर्माण से लेकर उसकी जो डेकोरेटेड सजावट तक, डेकोरेशन तक जो सारी चीजें हैं वो इस ग्रंथ के अंदर बताई गई। नदियों के लिए अलग जहाजों का बताया गया है, समुद्रों के लिए अलग प्रकार के जहाजों का बताया गया है। नदियों के लिए इन्होंने इस ग्रंथ के अंदर राजा भोज ने 10 जहाजों की बात की। किसके लिए? नदियों के लिए। ठीक है, और समुद्र के लिए इन्होंने यहां पर 2 जहाजों की बात की। ठीक है, और 2 जहाजों को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा है। एक तो के दीर्घ प्रकार के और एक उन्नत प्रकार के। कितने प्रकार के? एक दीर्घ प्रकार के, एक
उन्नत प्रकार के। नदियों के लिए 10 प्रकार के जहाज और समुद्र के लिए कितने 2 प्रकार के जहाज है। राजा भोज हमारे दारानगरी को उन्होंने राजधानी बनाकर यहाँ पर उन्होंने 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। भोपाल नगर को बसाया था, बहुत सारे तालाब बचाया था इन्होंने। सरस्वती कंठाभरण एक विद्यालय था, उन्होंने वहां उसकी स्थापना करवाई थी। इन्होंने सरस्वती कंठाभरण नामक की एक पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। युक्ति कल्पतरु नामक भी पुस्तक लिखी है, चंपू रामायण नामक भी उन्होंने पुस्तक लिखी है, ठीक है। और तो ये सब हमने किसने किया था? राजा भोज ने। राजा भोज के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि उन्होंने मेवाड़ के अंदर, हमारे चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपने? ये संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। युक्ति कल्पतरु किसके अंदर लिखा हुआ है? संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखें। और हरिश्चंद्र प्रशस्ति हमने पढ़ी थी, वो भी किसके अंदर लिखी हुई है? वो भी संस्कृत के अंदर लिखी हुई। राजा भोज के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने 84 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 84 प्रकार के ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपने? निम्न में से कहां से प्राप्त सिक्कों पर से शक और सातवां संघर्ष की जानकारी मिलती? कहीं से सिक्के मिलते हैं और उसके ऊपर शक और सातवां का जो संघर्ष हुआ था उनकी हमें जानकारी मिलती है। कौन से कहां से सिक्के मिलते हैं? बयाना राजस्थान, बसाड़ प्राचीन वैशाली, जोगलथंबी नासिक या भीमबेटका मध्य प्रदेश। जोगलथंबी एक जगह है, कहां पर है जोगलथंबी? नासिक के अंदर है। यहां से कुछ सिक्के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? वहां एक शासक थे, शक शासक थे, जिनका नाम था नहपान। शक शासक का नाम क्या था? नहपान। कहां से, कहां के शासक थे? जोगलथंबी नासिक का जो आसपास का क्षेत्र था वहां पर एक शक शासक शासन कर रहे थे, जिनका नाम था नहपान। इनको गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। वहां के जो सिक्के मिलते हैं उनके ऊपर सातकर्णी अंकित है, ठीक है। हम सातवानों के बारे में पढ़ते हैं कि सातवानों से संबंधित हमें भारत के अंदर जितने भी सिक्के मिलते हैं उसके ऊपर इनके 2 नाम अंकित है। क्या क्या नाम अंकित है? एक तो इनके सिक्कों के ऊपर सातकर्णी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सातकर्णी। और एक इनके सिक्कों के ऊपर लिखा हुआ है पुलुवामी। अगर ये 2 नाम कहीं भी मिलते हैं तो वो सिक्के किसके? सातवानों के। इसलिए हमें जो नासिक से सिक्के मिलते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ सातकर्णी। और यहां से हमें यह पता चलता है कि यहां पर जो शक राजा जो शासन कर रहे थे उनको सातकर्णी शासकों ने क्या किया था? सातवां शासकों ने क्या किया था? पराजित किया था। तो ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? जोगलथंबी नासिक से, ठीक है। और वहां के शक शासक कौन थे? नहपान। इनको क्या किया था? पूरी तरीके से पराजित किया था। अगला प्रश्न क्या आपने? कोची का डच महल, काईकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल जो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है वो कहां पर स्थित है? कहां का? एक तो कोची का डच महल पूछा है, एक कायाकुलम का कृष्णापुरम महल और पद्मनाभपुरम महल जो पूछा है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और कहां पर स्थित है? अपना ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल। केरल के अंदर है ये सब। कहां पर है ये? केरल के अंदर। केरल है जो अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इनका जो स्वर्ण काल रहा है, ठीक है, यहाँ जो प्रारंभ काल रहा है वो रहा है 16 से 18वीं शताब्दी। 16वीं से 18वीं शताब्दी। अच्छा, अगर प्रश्न ये पूछा जाए, यहाँ बेहतरीन प्रश्न और ये भी बन सकता है, जो केरल के भित्ति चित्र है, यहाँ पर जो केरल की चित्रकला है वो किससे प्रभावित है? विजयनगर की जो चित्रकला थी, विजयनगर की जो कला थी उससे प्रभावित होकर केरल के अंदर है जो इन्होंने 16वीं से 18वीं शताब्दी के अंदर चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो केरल की जो हमारी चित्रकला थी वो किससे प्रभावित थी? विजयनगर की कला से प्रभावित थी। विजयनगर की चित्रकला से क्या थी? प्रभावित। हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक महाभारत, रामायण, इन सारे जो पात्रों के फोटो है, इनकी जो चित्र है वो सब कहां से मिलते हैं? हमें केरल के अंदर मिलती। और इनका जो अपना स्वर्ण काल था वो कब था? 16वीं से 18वीं शताब्दी। और किससे प्रभावित थी? विजयनगर चित्रकला से। अगला प्रश्न है, पंजाब के संगोल स्थल से पाई गई मूर्तियां निम्न में से किस मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? कहां से मिली? पंजाब से मिली है। और किस स्थान से मिली है? संगोल स्थान से मिली है। संगोल स्थान से हमें बहुत सारी मूर्तियां मिलती है। बुद्ध की मिलती है, वैष्णव शैव संप्रदाय इनसे संबंधित मिलती है, शाक्त संप्रदाय से प्राप्त जो इनसे संबंधित जो मूर्तियां थी वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। किस शैली के अंदर बनी हुई है वो हमें बताना। ऑप्शन है गांधार मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, अमरावती मूर्ति कला, या इनमें से कोई नहीं। मथुरा मूर्ति कला से संबंधित है, ठीक है। और मथुरा मूर्ति कला के बारे में हम जानते हैं कि इनका जो विकास हुआ था वो हुआ था पश्चिमी जो अपना उत्तर प्रदेश है इस क्षेत्र के अंदर मथुरा मूर्ति कला का क्या हुआ था? विकास हुआ था, ठीक है। मथुरा मूर्ति कला और गांधार मूर्ति कला के अंदर मानव की देह को लेकर बहुत ज्यादा प्रभाव है इसके अंदर, कि देह को पूरी तरीके से ढंग से बनाया जाता है। बुद्ध का जो हमें यहाँ से फोटो जो उनके चित्र मिलते हैं या पुरानी जो मूर्तियां मिलती है इस मूर्ति कला के अंदर, उनके ऊपर सारे बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं कि मानवीय रूप में प्रकट किया गया है। तो इनके ऊपर क्या होता था? मानवीय रूप ज्यादा दिखाया जाता था मूर्तियों के अंदर। कैसा रूप दिखाया जाता था? मानवीय रूप, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है?
बसरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा और सनकिसा का संबंध है जो किस काल से? ठीक है, ऑप्शन है हमारे मौर्यकालीन स्तंभों से, प्रागैतिहासिक काल स्थलों से, गुप्तकालीन गुफाओं से, या सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सारे जितने भी है ये सारे स्तंभ है। ये क्या है? स्तंभ। ठीक है, और इनका संबंध है वो किससे? मौर्यकालीन से। अब अगर मौर्यकालीन से आपको याद आ रहा है तो आपको ये याद आना चाहिए कि सारे स्तंभ किसने लगवाए? ये सारे के सारे स्तंभ अशोक द्वारा लगवाए गए। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा लगवाए गए। और राजा सम्राट अशोक के द्वारा जितने भी स्तंभ लगवाए गए उनके पीछे इनका उद्देश्य क्या हुआ करता था? एक तो बुद्ध विचारधाराओं को प्रसार करना, बुद्ध जो धर्म की विचारधारा थी उन सबको लिखना, और जो राजा इनके राज्यों का जो आदेश हुआ करता था, जो राज्य आदेश हुआ करते थे उनको यहाँ पर लिखना, और बुद्ध विचारधाराओं को लिखना। बुद्ध विचारधाराओं का प्रचार प्रसार। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कहा, ये सब क्या है? मौर्यकालीन स्तंभ। किन भाषाओं के अंदर लिखे हुए? मौर्यकालीन जितने भी स्तंभ है वो एक तो मिलता है हमें पाली, एक भाषा मिलती है प्राकृत, और एक ग्रीक भाषा है अमराइक। इस भाषा के अंदर भी हमें सारे मौर्यकालीन जो स्तंभ है वो इन भाषाओं के अंदर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और किन के लगाए हुए? सारे सम्राट अशोक के लगाए हुए। और किस उद्देश्य लगाते थे वो? राज्य के किसी आदेश को आगे बताने के लिए। यहाँ पर जो बुद्ध विचारधारा हुआ करती थी, बहुत संप्रदाय से संबंधित जो विचारधारा हुआ करती थी उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए स्तंभों का प्रयोग किया जाता। जो अपना बसरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़ ये अपना चंपारण के अंदर है। रामपुर और जो सनकिसा का संबंध है, सनकिसा अपना उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन सब का जो संबंध है वो किससे? मौर्यकालीन स्तंभों से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या अपना? रामावतार के रचयिता कंबन निम्न में से चोल शासक के दरबारी विद्वान थे? हमारा ऑप्शन है राजराज प्रथम, कुलोतुंग तृतीय, विजयालय या करिकार। कुलोकुंद जो तृतीय थे इनके हमारे ये दरबारी विद्वान थे। ठीक है, और इनको कहा जाता था कवि कंबन। क्या कहा जाता था? कवि कंबन। ये संस्कृत और तमिल दोनों के विद्वान थे। किसके थे? संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं के थे। और इन्होंने तमिल के अंदर क्या लिखी थी? रामायण। तमिल के अंदर इन्होंने क्या लिखी थी? रामायण। यहां पर बोला गया रामावतार के रचयिता कंबन। तमिल के अंदर इन्होंने रामायण लिखी थी। किसने लिखी थी? कवि कंबन ने। और कुलोतुंग जो तृतीय थे उनके ये क्या थे? दरबार के अंदर है। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना जो हम पढ़ते हैं थिरुक्कम। एक और इनकी रचना कौन सी थी? थिरुक्कम। एक और इसका मतलब दूसरा नाम ये भी मिलेगा आपको थिरुकईपक्कम या फिर थिरुक्कम। ये भी रचना किसने लिखी थी? हमारे कवि कंबन ने लिखी थी। इन्होंने तमिल के अंदर रामायण लिखी थी। संस्कृत और तमिल दोनों के विद्वान थे। कुलोतुंग जो तृतीय थे चोल शासक उनके ये क्या थे? दरबार के अंदर थे। अगला प्रश्न क्या अपना? राजेंद्र द्वितीय के दरबारी विद्वान जयन गोदार द्वारा रचित ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है कलितुंग परणी, परियायम पुराणाम, नववेब या फिर राजतरंगिणी। जो ये राजेंद्र द्वितीय के दरबारी विद्वान थे जैन गोदार, उन्होंने जो रचा था, जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था कलितुंग परणी। क्या लिखा था उन्होंने? कलितुंग परणी। अगला प्रश्न क्या अपना? किस मंदिर निर्माण शैली की उपशैली वल्लभी है? हमें पूछा है कि किस मंदिर के निर्माण की जो शैली है उसकी जो उपशैली है वो उसका नाम क्या बताया गया? वल्लभी। हमारा ऑप्शन है नागर, द्रविड़, बेसर या फिर इनमें से कोई नहीं। नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली की उपशैली अपनी क्या है? वल्लभी। ठीक है, अच्छा द्रविड़ शैली की उपशैली क्या है? नायक। द्रविड़ शैली की उपशैली क्या है? नायक। बेसर शैली क्या हुआ करती थी? नागर और द्रविड़, नागर और द्रविड़ शैली की जिसके अंदर हमें समानताएं मिलती है, इन दोनों को मिलाकर जिस शैली बनाई गई वो शैली अपनी कौन सी थी? बेसर शैली। और उसके बाद इस शैली के अंदर बहुत ज्यादा मंदिर बनाए गए। ठीक है, तो अपने जो वल्लभी शैली है वो किसकी उपशैली है? नागर की है। नायक जो उपशैली है वो किसकी है? द्रविड़ की है। इन दोनों को मिलाकर कौन सी बनाई गई? अपने बेसर मंदिर निर्माण शैली। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन है? किताब का नाम क्या है? बुद्ध चरितम है। और इसके रचनाकार कौन है वो हमें बताना है। हमारा ऑप्शन है पाणिनि, बाणभट्ट, अश्वघोष या कालिदास। अश्वघोष है, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। भगवान बुद्ध की जीवन से संबंधित जितनी उनकी शिक्षाएं थी, यहाँ पर जीवन से संबंधित जितनी भी कहानियां हैं उन सब के ऊपर किताब लिखी हुई है बुद्ध चरितम। इनकी एक और किताब लिखी हुई अश्वघोष की, ललित विस्तर। कौन सी लिखी हुई है? ललित विस्तर। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इस किताब को लिखा गया था। ठीक है, और इनका जो चीनी में अनुवाद किसने किया है? चीनी के अंदर जो इस किताब का अनुवाद है वो किया है धर्मक्षेम ने। किसने किया है? धर्मक्षेम ने।
इसका तिब्बती भाषा के अंदर भी किया गया है अनुवाद, लेकिन इसके जो राइटर है वो क्या है, अज्ञात है। अनकौन है, हमें पता नहीं है किसने किया है तिब्बती भाषा के अंदर अनुवाद। लेकिन अशोक घोष द्वारा लिखित जो बुद्ध चरितम किताब है उसका चीनी के अंदर अनुवाद किसने किया है, धर्मसेन ने किया है। और इनके द्वारा एक और किताब रचित है, ललित विस्तरम, ठीक है। और ये इन्होंने एक और बुद्ध चरितम किताब लिखी थी। इन्होंने जितनी भी किताबें लिखी वो भगवान बुद्ध की जीवन से संबंधित, उनके ज्ञान से संबंधित, उन्होंने जो उपदेश दिए सारी की सारी किताबें उनसे संबंधित थी। बाकी हम पढ़ते हैं पाणिनि जी के बारे में। पाणिनि जी ने कौन सी किताब लिखी थी, अष्टाध्यायी। कौन सी किताब लिखी थी, अष्टाध्यायी। बाण भट्ट की हम 2 किताबें पढ़ते हैं, कादम्बरी और हर्षचरित। और कालिदास की तो मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका, अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, बहुत सारी किताबें लिख के गए थे वो तो। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इस पर मंजिला इमारत का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था? नहीं, 15वीं शताब्दी के अंदर नहीं करवाया गया था, 13वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया। कब करवाया गया था, 13वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। पहला गलत हो गया। इसका संबंध दिल्ली के प्रसिद्ध संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से माना जाता है? बिल्कुल माना जाता है, ये अपना सही। इनका संबंध है वो किससे, अपना जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है उनसे इनका संबंध था। सत्य कथन अपना कौन सा है, केवल बी है। इसका जो निर्माण वो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, ठीक है। कब करवाया था, 1193 के अंदर इन्होंने शुरू करवाया था, और 75 सालों के बाद ये बन के पूरी तरीके से तैयार हुआ था, ठीक है। और इसके पास के अंदर इस कुतुब मीनार है, इसके पास में एक अलाई दरवाजा है। क्या है, अलाई दरवाजा है, जो इंडो मुस्लिम शैली का क्या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न हमसे ये आ सकता है कि इंडो मुस्लिम शैली का सर्वोच्च उदाहरण है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे अगर अलाई दरवाजा आ जाए तो वो हमें क्या करना है, सही करना है। और 1993 के अंदर इसको विश्व धरोहर सूची के अंदर क्या है, कुतुब मीनार को शामिल किया गया है, ठीक है। किसके अंदर, विश्व धरोहर की सूची के अंदर। कब शामिल किया गया, 1993 के अंदर। 1993 के अंदर एक और जगह को भी शामिल किया गया था, वो था अपना हुमायूं का मकबरा, ठीक है। वो क्या था, हुमायूं का मकबरा। अच्छा, अभी हम पढ़ गया है पीछे, हमारे भारत का नवीनतम जो जुलाई 2021 के अंदर किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया है, वो स्थल का नाम क्या था, वो था धौलावीरा। भारत का पहला ऐसा कौन सा स्थान था जिसको विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था, वो अपनी थी अजंता की गुफाएं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना, निम्न में से, अच्छा कुतुब मीनार जो थी इसका जीर्णोद्वार मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक ने करवाया था, ये भी ध्यान रखना है ना। निम्न में से किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कहानी दी गई है, ठीक है। हमारा ऑप्शन है जीवक चिंतामणि, शिल्पकादिगरम, मणि मेखले, या फिर मेघदूत। शिल्पकादिगरम किसने लिखा था इसको, इसको लिखा था इलांगो आदिगल ने। किसने लिखा था, इलांगो आदिगल ने। राजकुमार थे ये, इनके बारे में जो चीजें हमें प्राप्त होती है वो ये प्राप्त होता है कि ये पहले राजकुमार थे, बाद में ये जैन साधु बन गए थे, ठीक है। जैन धर्म से प्रभावित हो गए थे और जैन साधु बन गए थे, और उसके बाद ये किताबें वगैरह लिखा करते थे, ठीक है। और इसके अंदर जो कोवलन है वो भी एक राजा है, और इसके अंदर माधवी की जो क्या है, प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। इसके अंदर जो प्रमुख नायिका है वो है कन्नगी। प्रमुख नायिका कौन है, कन्नगी। और ये कन्नगी कोवलन की पत्नी है, ठीक है। लेकिन कोवलन है जो माधवी नामक की नर्तकी से क्या कर लेते हैं, प्रेम कर लेते हैं। उसके बाद है जो कन्नगी द्वारा क्या कि बदला लिया जाता है। पांड्य साम्राज्य से संबंधित है, पांड्य राजाओं से क्या है, इनसे संबंधित है ये कहानी, ठीक है। तो शिल्पकादिगरम को किसने लिखा था, अपने इलांगो आदिकाल ने लिखा था। प्रमुख नायिका कौन है इसके अंदर, कन्नगी है, कन्नगी कोवलन की पत्नी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, जौनपुर के किस शासक ने शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारा ऑप्शन है वाजिद अली शाह, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर बुतकिशन, या हुसैन शाह तुर्की। हुसैन शाह तुर्की ने जो है जौनपुर के जो शासक थे, इन्होंने शास्त्रीय संगीत के अंदर जो ख्याल शैली थी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संगीत अनुरागी थे, ये भी विद्या अनुरागी थे। इनके बारे में अपन ये भी पढ़ते हैं कि इन्होंने उड़ीसा के राजा को परास्त किया था, उड़ीसा के राजा को परास्त किया था। और जो ग्वालियर का जो किला था, ग्वालियर के किले के ऊपर क्या किया था, इन्होंने कब्जा भी किया था, ठीक है। तो जौनपुर के किस शासक ने शास्त्रीय संगीत के ख्याल शैली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, हुसैन शाह तुर्की ने, सरकी ने, ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना,
मान कौतूहल, जिसमें मुसलमान द्वारा भारतीय संगीत में दाखिल की गई सभी पद्धतियों का वर्णन मिलता है, वो किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम, ग्वालियर के राजा मानसिंह, जौनपुर सुल्तान हुसैन सरकी, या फिर सिकंदर लोधी संबंधित। ग्वालियर के राजा जो मानसिंह तंवर थे, मानसिंह जो तोमर थे, इनसे संबंधित है ये किताब। कौन सी गायकी से संबंधित है? ध्रुपद। कौन सी गायकी से संबंधित है? ध्रुपद गायकी से संबंधित है। राजा मानसिंह ने ध्रुपद गायकी को क्या किया था? बहुत ज्यादा प्रचार करवाया था इसका, बहुत ज्यादा प्रिय थी इन्हें ध्रुपद गायकी, ठीक है। और ग्वालियर के ही हम पढ़ते हैं कि ग्वालियर के तो ध्रुपद गायकी संबंध इनका तो कितना अटूट रहा है। तो तानसेन थे, वो भी अपने ग्वालियर के दरबार के अंदर काफी उनका आना जाना रहा करता था। ग्वालियर के जो राजा थे विक्रमजीत, उन्होंने उनको तानसेन की उपाधि दी थी, ठीक है। तो अपने मान कौतूहल जो किसने लिखी थी? ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने लिखी थी। कौन सी शैली से संबंधित है गायकी की? ध्रुपद गायकी से संबंधित है किताब। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरे के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। हुमायूं का मकबरा भारत में 4 बाग शैली से निर्मित प्रथम मकबरा है, बिल्कुल है, सही है हमारा। ये भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है, बिल्कुल ये भी सही है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने 1584 में करवाया था। नहीं, बेगा बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? बेगा बेगम। और जो हमें डेट दी है वो भी गलत है, 1570 के अंदर करवाया था। कब करवाया था? 1570 के अंदर करवाया था। ये मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, बिल्कुल है, सही है हमारा। तो इसके अंदर अपना क्या पूछा है? सत्य कथन केवल 3 हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये अपना है जो हुमायूं का मकबरा भारत में प्रथम जो 4 बाग शैली है उसमें निर्मित प्रथम मकबरा है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है। और ये भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। अच्छा, इसको जो हुमायूं का मकबरा है, इसको मुगलों का शयन गृह भी कहा जाता है, मुगलों का शयन कक्ष। क्यों कहा जाता है? कि मुगलों की जो पीढ़ी के अंदर 150 राजकुमार राजाओं को मिलाकर 150 लोगों के यहाँ पर क्या बनाए हुए? मकबरे बनाए हुए, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मुगलों का शयन कक्ष। और हम अभी पढ़ के आए थे 1993 के अंदर, 1993 के अंदर विश्व धरोहर जो सूची है उसके अंदर इसको क्या किया गया था? अपने हुमायूं के मकबरे को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है अपना? अनंतनाग स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है हमारे ललितादित्य, अवंती बर्मन, मेरुवर्धन या हर्षवर्धन। इसका निर्माण करवाया था ललितादित्य ने। ललितादित्य मुक्ता पिंड, पूरा नाम क्या था इनका? ललितादित्य मुक्ता पिंड। कारकोट वंश के थे ये। कौन से वंश के थे? कारकोट वंश के। और इस मंदिर का जो निर्माण है कौन से सन के अंदर करवाया गया था? कौन सी शताब्दी के अंदर करवाया गया था? 8वीं शताब्दी के अंदर। कौन सी शताब्दी के अंदर? 8वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। सूर्य मंदिर है ये, ठीक है। अनंताल, ये अपने मार्तंड है, जो मार्तंड सूर्य का ही पर्यायवाची है संस्कृत के अंदर। तो जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, किसका निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने करवाया था। कौन से वंश के थे ये राजा? कारकोट वंश के थे। 8वीं शताब्दी के अंदर इसका क्या करवाया गया था? निर्माण। उसके बाद सिकंदर शाह सीरी नाम के शासक हुए थे, उनके आदेश के ऊपर इस मंदिर को क्या किया गया था? नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या अपना? और ये कश्मीरी शैली का जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। कश्मीरी शैली का जो अपना मार्तंड सूर्य मंदिर है, ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा 8वीं शताब्दी के अंदर बनाया हुआ, ये कश्मीरी शैली का क्या है? सर्वोच्च उदाहरण। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान अब्दुल समद और मीर सईद ने एक चित्र पांडुलिपि तैयार की थी जिसका नाम क्या था? ठीक है, तो इस समय पहले ये याद रखना है कि अकबर के शासनकाल के अंदर 1-2 लोग थे, अब्दुल समद और मीर सईद। तो ये क्या थे? इनके दरबारी चित्रकार। इन्होंने एक सूची तैयार की थी, उसके वो बताना हमें, उसका नाम क्या है? हजमनामा, रजमनामा, तूतीनामा या अनवर ए सुहिल। तूतीनामा इन्होंने एक सूची तैयार की थी, चित्रकला से संबंधित थी। तो 52 खंडों के अंदर विभाजित थी। कितनों के अंदर? 52 खंडों के अंदर विभाजित, ठीक है। और इनके और थे दरबार के अंदर कौन कौन थे? दसवंत थे, बसावन थे, ठीक है। ये जो रजमनामा है, ये रजमनामा का तैयार किसने किया था? दसवंत ने किया था। और इसको मुगल चित्रकारी की मील कहा जाता है। मुगल चित्रकारी की पत्थर का मील है जो किसको कहा जाता है? रजमनामा को कहा जाता है। और किसने लिखा था इसको? किसने तैयार किया था? ये दसवंत ने किया था, ठीक है। अपना अगला ऑप्शन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी? हम चित्रकला के बारे में अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो हमें जो जहांगीर के दरबार के अंदर ही ज्यादा चित्रकार हमें मिलेंगे, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है? अब्दुल हसद, उस्ताद मंसूर, मीर सैयद अली या गैसुदार। उस्ताद मंसूर को इन्होंने क्या उपाधि दी थी? नासिर उल असर की उपाधि दी थी, ठीक है।
उस्ताद मंसूर है, इनके जो चित्र है पशु पक्षियों पर आधारित हुआ करते थे। किसके पर आधारित हुआ करते थे? पशु पक्षियों के ऊपर आधारित हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो इनके प्रसिद्ध चित्र है, एक तो है साइबेरियन सारस का एक चित्र बनाया हुआ है इनका, वो प्रसिद्ध है, और एक बंगाल के पुष्प का भी चित्र बनाया हुआ है, वो भी इनका क्या है? प्रसिद्ध है। तो जहांगीर ने नासिर उल असर की उपाधि है वो किसको दी थी? उस्ताद मंसूर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? किस शैलकृत गुफाएं हैं? शैलकृत है वो गुफाएं, और उसके अंदर से 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है हमें। बोधिसत्व एक बौद्ध जो अपना धर्म है उससे संबंधित एक टर्म है, ये कहा जाता है, मतलब इनके बारे में, बोधिसत्व के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, यानी गुरु ज्ञान प्राप्ति के ही राह के अंदर है, तो उसको क्या कहा गया है? बोधिसत्व कहा गया है। हमारा ऑप्शन है अजंता, एलोरा, कन्हेरी या बाघ गुफा। कन्हेरी गुफाओं के अंदर ये अंकन मिलता है। कन्हेरी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर। यहां से हमें 109 गुफाएं मिली है। कितनी गुफाएं मिली है? 109 गुफाएं मिली। जो हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसके परिसर के अंदर है ये सारी गुफाएं। संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके परिसर के अंदर ये सारी गुफाएं स्थित है। कितनी गुफाएं मिली हमें? 109 गुफाएं मिली। और महाराष्ट्र के कार्ले के अंदर हम पढ़ते हैं, हमें चैत्य मिले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, जिनको हम क्या कहते हैं? मां चैत्य। तो मां चैत्य में कहां प्राप्त होते हैं? कार्ले, महाराष्ट्र के अंदर। और जो ये हमें कनेरी की जो गुफाएं हैं वो कहां मिलती है? हमें महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, और यहाँ से 109 गुफाएं हमें प्राप्त हुई है। और ये संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके परिसर के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। कार्ले से हमें और बौद्ध धर्म से संबंधित जो चैत्य मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? महाचैत्य कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपने? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि ने की थी? नहीं की। ठीक है, किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणि जी ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणि ने की थी, पाणिनि ने की थी। पतंजलि ने किस किताब को लिखा था? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। तो महाभाष्य अष्टाध्यायी के ऊपर ही लिखी हुई है। महाभाष्य किसके ऊपर लिखी हुई है? अष्टाध्यायी के ऊपर। और अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, अच्छा, हम जब राजस्थान की क्लास पढ़ रहे थे उस समय हमने महाभाष्य के बारे में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि जब मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व के अंदर अटैक किया था, कहाँ किया था? साकेत के अंदर किया था। उसके बाद जो अपना माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ है उसके ऊपर अटैक किया था। तो उसकी जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? महाभाष्य से मिलती है। 2 और किताबें पढ़ी, 2 कौन सी थी? एक थी गार्गी संहिता और एक थी महाभारत। वहां से भी हमें मिनेंडर के आक्रमण की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, तोलकप्पियम तेलुगु व्याकरण की रचना है? नहीं, तेलुगु व्याकरण की नहीं है, तमिल की है। किसकी है? तमिल की। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती एक प्राकृत रचना है? बिल्कुल है, ये हमारा सही है। तो हमें क्या पूछा? कौन सा कथन सही है? तो केवल 3। गाथा सप्तशती को किसने लिखा है? कवि हाल ने। किसने लिखा है? कवि हाल ने लिखा है। कौन सी भाषा के अंदर लिखा है ये हमें याद रखना है। प्राकृत भाषा के अंदर लिखा हुआ है गाथा सप्तशती। और किसने लिखा है? कवि हाल ने लिखा है। तोलकप्पियम है जो कौन सी भाषा से संबंधित है? तेलुगु व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी की रचना पतंजलि ने नहीं की है, किसने की है? पाणिनि ने की है। और पतंजलि द्वारा जो लिखित किताब है वो अपनी कौन सी है? महाभाष्य। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? अकबर के दरबारी विद्वान मियां तानसेन का संबंध किस शास्त्रीय संगीत गायन शैली से रहा है? हमारा ऑप्शन है ख्याल, चतुरंग, ध्रुपद या ठुमरी। हम अभी बात करके आए थे, ध्रुपद गायकी से संबंधित थे। ठीक है, ग्वालियर घराने से भी ये संबंधित थे। ठीक है, और इनको मियां की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और ये अकबर के नवरत्नों के अंदर क्या थे? शामिल थे। ठीक है, और ग्वालियर के राजा हुए थे विक्रमजीत। ग्वालियर के राजा कौन हुए थे? विक्रमजीत। कहाँ के हुए थे? विक्रमजीत, ग्वालियर के। इन्होंने इनको तानसेन की उपाधि, तानसेन की उपाधि किसके द्वारा दी हुई है? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा इनको तानसेन की उपाधि दी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपने? भास का स्वप्नवास दत्ता, क्षुद्रक का मर्चकटिकम और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का संबंध किससे है? अच्छा, नीचे हमें काल दिए, समय पीरियड दिया हुआ है और किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन है मौर्यकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य, चोलकालीन साहित्य या फिर मौर्योत्तर साहित्य। इनका जो संबंध है वो हमारे गुप्तकालीन साहित्य से।
किससे इनका संबंध हमारे गुप्तकालीन साहित्य से। भास ने कौन सी किताब लिखी है, स्वप्न वासदत्ता लिखी है। शूद्रक ने कौन सी लिखी है, मृच्छकटिकम लिखी हुई है। और कालिदास जी ने कौन सी लिखी हुई है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, मेघदूत है, ऋतुसंहार है, बहुत सारी किताबें लिखी हुई कालिदास जी के द्वारा। तो ये सारे किससे संबंधित है, हमारे गुप्तकालीन साहित्य से। गुप्तकालीन साहित्य का हम और भी बहुत सारे राजा पढ़ते हैं, भरत, और भी बहुत सारे कवि पढ़ते हैं, लेखक पढ़ते हैं। भरत रही पढ़ते हैं, जिन्होंने कौन सी लिखी थी, इन्होंने लिखी थी नीति शतक। उसके बाद हम वात्सायन को पढ़ते हैं, उन्होंने कामासूत्र लिखी थी। हम इनको पढ़ते हैं जिन्होंने लिखी थी अपने शिशुपाल वध। कवि माघ को पढ़ते हैं जिन्होंने शिशुपाल वध लिखी थी। हम ब्रह्मगुप्त को पढ़ते हैं जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा था। ठीक है, और हमारे कालिदास जी, भास और शूद्रक है, वो भी सारे कौन से किस कालीन साहित्य से संबंधित है, गुप्तकालीन साहित्य से ये सारे संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आपने, बाघ की चित्रकला से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मांडू के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर अवस्थित इन गुफाओं की खोज 1818 के अंदर डेंजरफील्ड महोदय ने की थी। बिल्कुल की थी। कहां पर है ये, धार कहां पर पड़ता है अपना, अभी हम बात करके आए थे, मध्य प्रदेश के अंदर। धारानगरी हमने पढ़ी थी, किसने राजधानी बनाया धारानगरी को, राजा भोज ने। अगला, बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित नहीं है। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल लौकिक जीवन से संबंधित है। ये बौद्ध परंपरा के अप्रतिम उदाहरण है, बिल्कुल है, ये हमारा सही है। हमें पूछा कौन से हमारे सही है, तो 1 और 3 कहां पर है, 1 और 3 हमारे ये सही है। और लौकिक जीवन से संबंधित है। मनुष्य का लौकिक जीवन ये मतलब ये होता है कि जो लोक का जीवन है, आम जनता जिस जीवन के अंदर जीती है, जो ढंग होता है जीने का, उसके अंदर जो है चित्र, वो जो है बाघ के चित्र है, वो हमारे लौकिक जीवन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दूसरा है हमारा गलत हो गया। अगला प्रश्न क्या है, और बाघ की गुफाएं कहां पर है, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। खोज किसने की थी, 1818 के अंदर डेंजरफील्ड ने। अगला प्रश्न है, मामल शैली से संबंधित निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। ठीक है, दक्षिण की हमारी शैली है मामल शैली, उसके संबंध में विचार करना है। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम, जहां उनका दूसरा नाम था, मामल के काल में हुआ था। बिल्कुल हुआ था, ये हमारा सही है। ठीक है, और इस शैली का मुख्य उदाहरण सप्त पैगोड़ा का रथ मंदिर है। बिल्कुल ये भी सही है। तो असत्य कथन ना ए ना बी, हमारा दोनों ही सही है। यहाँ पर नरसिंह वर्मन प्रथम के समय जो मामल शैली है उसका विकास हुआ, और जो सप्त पैगोड़ा मंदिर है, इनका मतलब होता है कि इन्होंने 7 मंदिर बनाए थे। ठीक है, 7 स्तंभों के ऊपर वो आधारित हुआ करते थे मंदिर। जैसे उनको द्रौपदी का मंदिर है, नकुल का मंदिर है, सहदेव का मंदिर है, भीम का मंदिर है, ठीक है, अर्जुन का मंदिर है। ये सारी जो मंदिर है किसके काल में बने हुए, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल के अंदर बने हुए। और किस शैली के अंदर बने हुए, सारे मामल शैली के अंदर बने हुए, ये भी हमें पता रखना है। ठीक है, अच्छा, इनका उन मामल शैली के अंदर एक और मंदिर बना हुआ है, गंगा का अवतरण। जब गंगा को पृथ्वी के ऊपर आया, मतलब जब लाया गया था भागीरथ के द्वारा, उस समय जो गंगा का अवतरण है, मामल शैली के अंदर क्या करा है, पत्थरों को तराश करके उसके अंदर से एक मूर्ति बनाई जाती थी। तो वो भी इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, मैं पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती है। रिक्त स्थान को हमें पूरा करना है। किस शैली के अंदर यूनानी जो विशेषताएं पाई जाती है, हमारे ऑप्शन है मथुरा, गांधार, पटना या मध्य प्रदेश। जो गांधार शैली थी, इसके अंदर हमारे कौन सी शैली का प्रभाव है, यूनानी शैली का। कौन सी शैली का है, यूनानी शैली। भगवान बुद्ध की हमारे गांधार शैली के अंदर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, और जो खड़े बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हुई, वो हमारे किस शैली के अंदर बनी हुई है, यूनानी शैली, गांधार शैली के अंदर। और किससे प्रभावित थी ये, यूनानी शैली विशेषताओं से। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, हमारा ऑप्शन है सूरदास, दंडी, यहाँ पर दंडिन, तुलसीदास या फिर कालिदास। दंडी ने लिखी थी 10 कुमार चरित। 10 राजकुमारों की कहानी थी, किसकी थी, 10 राजकुमारों, 10 राजकुमारों की कहानी थी। ठीक है, किसने लिखा था, दंडी ने लिखा था इसको। ठीक है, सूरदास ने हम पढ़ते हैं, सूरदास की कौन सी किताब है, सूर सागर। तुलसीदास जी की कौन सी है, रामचरितमानस। तुलसीदास जी कौन सी है, रामचरितमानस। और कालिदास जी की हम इतनी पढ़ गए हैं अभी, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी रचना का श्रेय हर्षवर्धन को नहीं जाता। ठीक है, हमारा ऑप्शन है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागाधन या हर्षचरित। हर्षचरित के बारे में अभी पढ़ के आए कि हर्षचरित को किसने लिखा है, इन्हीं के दरबारी थे बाण भट्ट, उनके द्वारा लिखा हुआ। इन्होंने एक और किताब लिखी थी, कादम्बरी। इन किताबों के अंदर हर्ष के जितने भी विजय अभियान है, हर्ष से संबंधित जितनी भी जानकारी है, वो सारी किस किताब के अंदर मिलती है, हर्षचरित के अंदर। राजा हर्ष जो थे, वो एक महान राजा होने के साथ साथ महान कवि भी हुए थे। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने जो 3 किताबें लिखी थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये जो 3 किताबें, ये भी किसके द्वारा लिखी हुई है, ये भी राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई है।
किस वंश से संबंधित है? ये पुष्यभूति वंश से संबंधित है। हमने जब राजस्थान की क्लास ली थी उस समय हर्षवर्धन को बहुत पूरी ढंग से पढ़ा भी था। अगला प्रश्न क्या आपने? यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का जो विवरण है वो किसके अंदर मिलता है? अच्छा, किताब के नाम दे रखे, पुस्तकों ग्रंथों के नाम दे रखे, मिलिंद पन्नो, दीपवंश, महावंश या फिर चौधरानंद। मिलिंद पन्नो के अंदर हमें यूनानी आक्रमण जो थे कौन थे? मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की हमें क्या है संवाद का जो विवरण है किसके अंदर मिलता है? मिलिंद पन्नो से। किससे संबंधित है? बौद्ध ग्रंथों से संबंधित किताब है ये, बौद्ध साहित्य से संबंधित है, बौद्ध साहित्य से संबंधित किताब है ये हमारी मिलिंद पन्नो। ठीक है, किस भाषा के अंदर लिखी हुई है? पाली के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, और दीपवंश और जो महावंश किताब है ये भी बौद्ध साहित्य से संबंधित है और इसके अंदर हमें सिंहल द्वीप की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? सिंहल द्वीप की जानकारी मिलती है। अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि सिंहल द्वीप की जो जानकारी है वो किस ग्रंथों से मिलती है, तो दीपवंश या फिर महावंश। हमसे अगर ये पूछ लिया जाए कि दीपवंश या महावंश से किसकी हमें जानकारी मिलती है, तो सिंहल द्वीप की जानकारी मिलती है। ठीक है, और मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का जो मध्य वार्ता का विवरण है, संवाद का विवरण है, वो में किस किताब में मिलता है? मिलिंद पन्नो के अंदर मिलता है। किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से संबंधित है। किस भाषा के अंदर लिखा हुआ है? ये पाली भाषा के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे आज के प्रश्न हो गई है और जो अगला क्यूबिट है डे अपना 24 उसके साथ अपन मिलेंगे कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।